कई बार हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग में छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन एसईओ की दुनिया में छोटी चीज़ें भी बड़ा असर डाल सकती हैं। जैसे कि एक रेडिट यूज़र ने पूछा कि उनके ब्लॉग की यूआरएल्स इस फॉर्मेट में है, साइट स्लैश टॉपिक का टी बड़ा है और टॉपिकल टाइटल, लेकिन कैनोनिकल टैग में जो लिखा हुआ है वो साइट स्लैश टॉपिक का जो टी है वो छोटा है, यानी सिर्फ टॉपिक जो एक वर्ड है उसका टी एक जगह पर जो है वो कैपिटल है और एक जगह पे स्मॉल है। तो अब डेवलपमेंट टीम का कहना था, उनकी जो डेवलपमेंट टीम थी उनका ये कहना था कि इससे जो है वो कोई भी इशू नहीं होता, तो फिक्स क्या करना है बेसिकली। लेकिन यूज़र को डाउट था कि इससे गूगल कंफ्यूज हो सकता है, तो उन्होंने रेडिट पे जो सवाल पूछा, और रेडिट पे जो जियोन म्यूलर हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने इसका जवाब दिया कि यूआरएल पाथ, फाइल नेम और क्वेरी पैरामीटर केस सेंसिटिव होते हैं, सिर्फ डोमेन नेम केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि जो डोमेन का नाम है सिर्फ वही केस इनसेंसिटिव होता है। तो ये इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एसईओ को इसे समझना चाहिए कि सिर्फ डोमेन का जो नाम है वही केस इनसेंसिटिव होता है, यानी फ़र्क नहीं पड़ता आप बड़ा लें छोटा ले लें, और बाकी जो सभी चीज़ें हैं जैसे कि वो यूआरएल का पाथ है, फाइल का नेम है और क्वेरी का पैरामीटर है, ये सभी के सभी केस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आपके यूआरएल में अपर केस और लोअर केस का मिसमैच है तो गूगल के लिए वो दोनों अलग अलग यूआरएल्स हो सकते हैं। यहाँ पर जॉन ने ये भी क्लियरली कहा कि केस सेंसिटिविटी जो है वो कैनोनिकलाइजेशन के लिए मैटर करती है। अगर दोनों यूआरएल सेम कंटेंट सर्व करते हैं तो गूगल शायद उन्हें मर्ज कर दे, लेकिन एसईओ में होप पर रिलाय नहीं रहना चाहिए। इसीलिए अगर आपके साइट पर कैनोनिकल और एक्चुअल यूआरएल के केस मैच नहीं करते तो बेटर है आप इसको फिक्स कर लो, ताकि गूगल को ये क्लियर सिग्नल मिल जाए कि कौन सा पेज ओरिजिनल है। और केस सेंसिटिविटी robot.txt फाइल के लिए भी मैटर करती है। अगर वहाँ अपर केस लोअर केस का मिसमैच हुआ तो क्रोलर गलत फाइल को रीड कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इस चीज़ को जो है ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं गूगल के सर्च कंसोल के इनसाइट रिपोर्ट की। तो गूगल ने सर्च कंसोल के इनसाइट रिपोर्ट में एक चेंज किया है, जिसके बाद अब आपको इस रिपोर्ट में ट्रेंडिंग क्वेरीज की जगह क्वेरी ग्रुप्स नजर आएंगे। कई बार क्या होता है कि कीवर्ड एनालिसिस करते हुए हमें एक ही टॉपिक के लिए 10 अलग अलग क्वेरीज दिखती हैं, जैसे कि स्कीमा वैलिडेटर, स्कीमा मार्कअप वैलिडेटर, स्कीमा मार्कअप चेकर, स्कीमा टेस्टर। तो ये सभी के सभी एक कॉमन टॉपिक स्कीमा चेकर के अंडर रखे जा सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल इनसाइट में ये फीचर जो है वो आ गया है। हालांकि हो सकता है सभी अकाउंट्स में ये ना दिखाई दे, तो फिलहाल उन प्रॉपर्टीज़ के लिए ये अवेलेबल होगा जिनका जो है वॉल्यूम क्वेरीज़ का बहुत ज़्यादा है। ये ऑटोमेटिकली जो आपकी सिमिलर क्वेरीज़ हैं उनको ग्रुप कर देगा, मतलब आपको एक क्लटर्ड लिस्ट नहीं मिलेगी बल्कि एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि यूज़र एक्चुअली सर्च क्या कर रहे हैं। तो इस ग्रुपिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप इजीली समझ जाएंगे कि किस टाइप के कीवर्ड पर आपको फोकस करना चाहिए। ये ग्रुप एआई के थ्रू बनाए जा रहे हैं और टाइम के साथ इवॉल्व भी होंगे, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रैंकिंग को अफेक्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको अपने डेटा को अच्छे से समझने और वेबसाइट के लिए कॉन्टेंट की प्लानिंग करने में हेल्प करेंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी सर्च टर्म्स हैं जिन्हें आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे थे, तो आप उन सर्च टर्म्स को अपने उन पेजेस के ऊपर जहां पर वो पर्टिकुलर क्वेरी जनरेट हो रही है उनके ऊपर जो है इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेरी ग्रुप के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज़ मिलेंगे, जैसे कि टॉप ग्रुप्स हो गया जहां सबसे ज़्यादा क्लिक्स आए हैं, ट्रेंडिंग अप हो गया जहां क्लिक्स पिछले पीरियड से बढ़े हैं, और ट्रेंडिंग डाउन हो गया जहां परफॉर्मेंस गिरी है। और हर ग्रुप पर क्लिक करते ही आपकी जो उसकी डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगी, इंडिविजुअल क्वेरीज भी आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये जो फीचर है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जल्दी ही आपके जो कंसोल में ये फीचर दिखने लगेगा, और अगर अभी से ये दिख रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एसईओ न्यूज़ के पिछले एपिसोड में हमने कवर किया था कि कैसे रेडिट ने परप्लेक्सिटी, सर्प एआई जैसी कंपनीज़ को रेडिट का डेटा चुराने के जो आरोप है उसमें उनके खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया था। तो अब परप्लेक्सिटी और सर्प एआई ने इसका जवाब दिया है।
रेडिट का कहना था कि इन कंपनियों ने गूगल से रेडिट का जो डेटा है उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर स्क्रैप किया है। रेडिट ने परप्लेक्सिटी को पकड़ने के लिए एक तरह का जाल बिछाया था। उन्होंने एक पोस्ट दी थी जिसको सिर्फ गूगल सर्च से क्रॉल किया जा सकता था और कोई भी ऐसा मीडियम नहीं था जहां से वो क्रॉल हो सकती है। लेकिन कुछ ही घंटों में वही पोस्ट परप्लेक्सिटी के रिजल्ट में दिखने लगी। इस तरह रेडिट ने यह साबित करने की कोशिश की कि परप्लेक्सिटी ने सच में स्क्रैपिंग की है। और जब रेडिट ने सीज एंड डिसिस्ट लेटर भेजा तो रेडिट का दावा है कि परप्लेक्सिटी ने साइटेशन को 40 गुना इंक्रीज कर दिया। अब परप्लेक्सिटी ने इसका जवाब देते हुए अपनी एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है और उस ब्लॉग पोस्ट में परप्लेक्सिटी ने कहा है कि हम रेडिट के डिस्कशंस को समराइज करते हैं और उनके लिंक देते हैं जैसे लोग खुद शेयर करते हैं। यहाँ पर कंपनी का कहना है कि रेडिट के पोस्ट पर वो एआई को ट्रेन नहीं करते, बस पब्लिक डिस्कशन को समराइज करते हैं। परप्लेक्सिटी का ये भी कहना है कि रेडिट ये सब इसलिए कर रहा है ताकि गूगल और ओपन एआई जैसी कंपनियों के साथ अपनी डेटा डील्स को और मजबूत बना सके। परप्लेक्सिटी ने अपने जवाब में यहाँ तक कहा है कि हम एक्सटोर्शंस में यकीन नहीं रखते और ना रेडिट को गूगल से डेटा के लिए एक्सटोर्ट करने देंगे। दूसरी तरफ सर्प एआई ने रेडिट के आरोपों को एक तरह से इन्फ्लेमेटरी और डिसअपॉइंटिंग कहा है। कंपनी का कहना है कि हमारा मकसद हमेशा से सिंपल रहा है, पब्लिक सर्च डेटा सबके लिए ओपन हो और एक्सेसिबल हो। सर्प एआई ने अपने बचाव में कहा है कि पिछले 8 सालों से लीगल और ट्रांसपेरेंट तरीके से वो काम कर रहे हैं और उनका डेटा डेवलपर, रिसर्चर और मार्केटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। अब यहाँ समझना ये होगा कि ये जो डेटा स्क्रैपिंग का मसला है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सभी एआई टूल्स सभी वेबसाइट से डेटा को लेकर उससे अपने आंसर्स जो हैं वो जनरेट करवाते हैं। अब रेडिट से डेटा लेना गूगल और ओपन एआई दोनों के लिए ज़रूरी है और इसी तरह से शायद परप्लेक्सिटी और दूसरी कंपनीज के लिए भी वो डेटा लेना ज़रूरी है। तो उसी तरह डेटा स्क्रैपिंग बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स और छोटे पब्लिशर्स की वेबसाइट से भी किया जाता है। मतलब उनसे भी डेटा ये कंपनीज जो हैं, एआई कंपनीज जो हैं, ये लेती रहती हैं। अब यहाँ पर जो एआई कंपनीज हैं वो बड़े पब्लिशर्स के साथ तो डील कर लेती हैं और जो बड़े पब्लिशर्स हैं उनके पास भी ये पावर रहती है कि वो इन कंपनीज के साथ डील कर लें। लेकिन जो छोटे पब्लिशर्स और ब्लॉगर हैं फिलहाल उनके हाथ में कोई ऐसी पावर नहीं है। बीच में क्लाउडफ्लेयर ने एक दो ऐसे रूल्स लाने की कोशिश की थी बट अभी तक उनका कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है और एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया कि क्लाउडफ्लेयर ने अपने शेयर्स को बढ़ाने के लिए ये सब किया था बट फिलहाल ये देखना होगा कि अभी उसमें क्या चल रहा है। तो अब रेडिट ये चाहता है कि एआई मॉडल्स उसका कंटेंट तभी यूज़ करें जब वो खुद परमिशन दे या फिर जैसा कि कोई डील उनके साथ हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हो। वहीं सर्प एआई और परप्लेक्सिटी जैसे प्लेटफॉर्म का कहना है कि पब्लिक डेटा सबके लिए है। जो गूगल पर दिखता है वो किसी एक की मोनोपोली नहीं हो सकती। अब अगर कोर्ट ने रेडिट के फेवर में इसका रिजल्ट सुनाया तो ये हो सकता है कि एआई असिस्टेंट जैसे कि चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी को रेडिट जैसी फोरम से डेटा लेने के लिए लाइसेंसिंग की डील करनी पड़े। लेकिन अगर परप्लेक्सिटी जीत गया तो एआई कंपनीज के लिए एक नया रास्ता जो है वो ओपन हो जाएगा जहां वो पब्लिक डिस्कशंस को फ्रीली समराइज कर सकते हैं। हालांकि ये मसला थोड़ा अलग इसलिए भी है क्योंकि रेडिट एक पब्लिक फोरम की तरह है जहां पर लोग डिस्कशंस करते हैं, लेकिन फिर भी रेडिट उस फोरम के लिए एक स्पेस तो प्रोवाइड करता ही है। तो इस मतलब से कह सकते हैं कि उसका कुछ हक बनता है। अब आपका क्या मानना है, पब्लिक सर्च डेटा सबके लिए ओपन रहना चाहिए या रेडिट जैसी कंपनियों को उसका पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।